चलिए ज्योग्राफी भी शुरू करते हैं फटाफट। जो मैं प्रश्न लूँगा वो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप हो सके जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित करेंगे हम प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। एक छोटे से यानी कि सघन कण से, जो कि बहुत ही भारी था, उसमें अचानक से विस्फोट होता है और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और यह ब्रह्मांड अभी तक फैलता ही जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है आपका कॉस्मोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बलून जनित उपकरण का नाम क्या है? इसका उपकरण का नाम है आपका सुपर टाइगर। ये तो करंट अफेयर में आ जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? बिग बैंग कहिए या महाविस्फोट का सिद्धांत कहिए, दोनों लगभग सेम ही है। किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में जब विस्फोट होता है ना, तो बादल के जैसे कण बिखर जाते हैं। वो बादल संघनित होकर के, इकट्ठे होकर के गुरुत्वाकर्षण बल से वो सुपरनोवा बादल बनते हैं। फिर उनकी में यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता है, उनमें संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एनर्जी जनरेट होती है, प्रकाशमान होते हैं, लास्ट में वो मर जाते हैं। ये सारा ब्रह्मांड में ही पढ़ना है, ठीक है। अगला है आपका 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। मतलब कि ब्रह्मांड में कोई भी चेंजेज नहीं होता, जो है उसी में वही है, लेकिन यह फैलता जा रहा है। किसने बताया था? स्टेडी स्टेट यूनिवर्स ने, ठीक है। अगला है आपका श्याम बीवर क्या है? श्याम बीवर जी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। जब कोई तारा मर जाता है ना, तो उसके जो अवशेष बचे रहते हैं ना, वो ब्लैक होल होता है। वो काफ़ी सघन होता है, काफ़ी डेंस होता है, उससे प्रकाश भी बच करके निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो, लाइट हो, कुछ भी हो, जो इसके अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगला है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ये हमारे दी थी एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने बताया था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में पढ़ेंगे? व्हाइट ड्वार्फ का क्या होता है? मृत प्राय तारा। जब तारा मरने को होता है ना, तो वह एक वाइट ड्रॉप यानी कि श्वेत बामन इसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया से होकर के वो गुजरता है। ये हम खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि आपको ये जवान पर याद होगा। किसी तारे का रंग उसके ताप को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? नाभिकीय संलयन से, सही है। नाभिकीय संकुचन से भी करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, नाभिकीय विखंडन से नहीं। ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। संलयन से और संकुचन क्या होता है? एक दूसरे के करीब आना। जब करीब आएंगे तो उनकी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी तो ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। सूर्य भी एक तारा है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तभी आपको सूरज पूरब में दिखाई देगा, नहीं तो कई ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा भी घूमते हैं। जैसे आपका दूसरे नंबर पर ग्रह कौन सा आ जाता है? बुध, शुक्र आ जाता है। वो शुक्र भी उल्टा घूमता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी आ जाता है, मंगल आ जाता है आपका, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है, सब आगे है। सुपरनोवा क्या है आपका? सुपरनोवा क्या होता है? जब तारा खत्म होने वाला होता है ना, तो एक मृत प्राय तारा होता है, विस्फोटी तारा। इसमें काफ़ी जोरों से विस्फोट होता है और यह सुपरनोवा के रूप में बदल जाता है वो, ठीक है। जब तारा मरने वाला होता है तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। पल्सार क्या होते हैं? जब सुपरनोवा में विस्फोट होता है ना, तो तारे बिखर जाते हैं। जब बिखर जाते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से घूमने वाले तारों के रूप में बदल जाते हैं, उसे हम लोग पल्सार कहते हैं, ठीक है। अगला, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? सभी को पता है, ये आपका प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी निवासी मतलब
अमेरिका बोल लो, पश्चिमी जो देश हैं वो किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं बिग डीपर के नाम से। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसका नाम क्या है? वही आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि का जो तारा है ना, वो आपका ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। अगर ध्रुव तारा देखना है तो सप्तऋषि को देख लीजिए, वो आपका ध्रुव तारे की ओर ही संकेत करेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ये आपके लगभग 88 के आसपास हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। हेल बॉप किसका नाम है? हेली बॉप ऐसे बोलते हैं इसको। यह है आपका पुच्छल तारा का, जो लगभग 76 वर्षों के अंतराल पर सूर्य का चक्कर लगाता है। पिछली बार यह दिखा था, उसके 76 वर्ष बाद आपको यह दिखेगा। जब तक आप रहोगे कि नहीं, आप ये सोच लो। ठीक है, अगला है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? यह नाम दिया गया आपका व्हाइट होल। व्हाइट होल क्या होता है आपका? वैसा होल खगोल भौतिकी ही है। ठीक है ना, जहाँ मान लिया गया कि अंतरिक्ष में एक परिकल्पित क्या है, होल है, जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है, उसको हम व्हाइट होल कहते हैं। ऊर्जा जिस छेद से, जिस होल से, जिस छिद्र से निकल रही है उसको हम व्हाइट होल कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो 1.44 शायद होता है। अगर किसी तारे का आकार 1.44 से ज़्यादा या फिर कम है तो उसकी मृत्यु दो तरीके से होती है। एक श्वेत वामन बन जाता है आपका, और एक काला वामन बन जाता है। ठीक है, नहीं आप डिटेल में पढ़ लेना, कई जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका नक्षत्र। ठीक है, और कितने नक्षत्र हैं अभी बताएं? और लगभग 88 नक्षत्र हैं अपने तारामंडल। नक्षत्र मेरे ख्याल से आपके 12 हैं, ये आप देख लेना। ठीक है ना, और आपका ऑप्शन ये सही उत्तर है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, आप कभी गर्मी के मौसम में जब आसमान साफ हो ना, तो आप आसमान में देखना, आपको यही दिखेगा। क्या कहते हैं हम उसे? आकाशगंगा कहते हैं। भारी मात्रा में एक साथ तारे आपको दिखेगा, जैसे आकाश में इस तरफ से उस तरफ एक लकीर खींची जिसमें कई छोटे छोटे तारे होंगे, धूल जैसे आकृतियाँ आपको दिखेगी। ठीक है ना, हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। सर्पिले आकार का, ये सर्पिला आकार कैसा होता है? ऐसा सर्पिला आकार ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल इसको बोलते हैं, सर्पिलाकार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है आपका आकाशगंगा में आकाशगंगा किस में वर्गीकृत की गई है? देखिए, आकाशगंगा कैसी? हमारी सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है ना, अंदर से बाहर की तरफ फैलती हुई है, ऐसा कुछ। ये हमारी आकाशगंगा ऐसा 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 हमारा। ठीक है, इसके बीच में हम कहीं यहाँ पर पृथ्वी है, जो कि सौर मंडल भी यहीं पर मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? ये सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? मतलब कि हमारी आकाशगंगा किस गैलेक्सी के अंतर्गत है? मैं बता चुका हूं, इसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, मंदाकिनी भी इसी को बोला जाता है, सर्पिले आकार का होता है, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को कितना वर्ष लगता है? करीब 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं सूर्य है, तो इसके केंद्र को परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है इसको। ठीक है, अगला 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1682 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था? ये पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह था आपका कुंडलीकार। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का नाम क्या था? आकाशगंगा का नाम मैं बता चुका हूं, क्या नाम था? 1689 B11।
ठीक है। सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का नाम, ये तो चेंज हो गया लगता है, 1 मिनट। ये था आपका A1682B11, A16B82 होना चाहिए था, ठीक है, या फिर 82 होगा, ठीक है ना, 1682B11 इसका यही नाम था। जो कि 11 वर्ष पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा थी, ठीक है। तो ये थे 29 प्रश्न ब्रह्मांड के। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और एक लाइक करते जाइए। और भी डिटेल में मैं सभी टॉपिक का बहुत सारे MCQ कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस इत्मीनान बनाकर रखिए, सभी का मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। गुड लक आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू। चलिए।